है यार गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 47 है हमारी लेक्चर सीरीज 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। सो लेक्चर नंबर 46 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हमें, लास्ट पर थोड़ी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने उसको स्टॉप किया था। यहाँ तक हमने पढ़ा था और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, जिस तरह हम आदिवासी जो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, आदिवासीज़ के बारे में कि किस तरह उनकी जो पहली कंडीशन यानी 200 साल तक पहले वो किस तरह उनकी ज़िंदगी थी, 19th सेंचुरी मिड 19th सेंचुरी तक वो किस तरह रह रहे थे। और उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी, उनकी फोर्सेबल की वजह से फोर्सफुली उन्होंने आदिवासीज़ को अपनी जो उनकी ओरिजिनल प्लेस थी वहाँ से उनको रिमूव किया। वो उन्होंने माइग्रेशन की डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, इवन के डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर। सो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है हाईलाइटेड में, तो ये आदिवासीज़ के बारे में थोड़ा लिखा है, उनकी जो हार्डशिप के बारे में लिखा है, उनकी जो एक्सट्रीम हार्डशिप, टॉर्चर और हार्ट ब्रेकिंग जो उनकी डेथ्स हुई, उनको जो कंडीशन फेस करनी पड़ी उसके बारे में लिखा था। यहाँ पर लिखा है कि यानी फ्राम दी 1830s ऑनवर्ड, 1830 से आगे आदिवासी जो हैं झारखंड और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ से वो लार्ज नंबर ऑफ जो आदिवासी थे वो यहाँ से मूव हुए, यानी वो वहाँ से मूव हुए और डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर वो फैल गए। और इंडिया के अंदर उन्होंने काम के सिलसिले में, काम धंधा के सिलसिले में वो डिफरेंट डिफरेंट जगह वो चले गए। ओके, यानी मैरिशियस और कैरिबियन, इवन के जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ वो ये लोग जाकर फैल गए इंडिया से उठकर झारखंड और उसके एडजॉइनिंग एरिया से। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है कि इंडियाज़ जो टी इंडस्ट्री है, इंडिया टी इंडस्ट्री जो है असम के अंदर ये पॉसिबल हुई सिर्फ और सिर्फ जो लेबर थे, यानी जो ये आदिवासी थे इनकी वजह से। ठीक है ना। टुडे देर आर 70 लाख आदिवासी आर इन असम एलोन, यानी असम के अंदर सिर्फ 70 लाख आदिवासी जो हैं वो असम के अंदर रह रहे हैं। और इनकी जो स्टोरी है, इनकी माइग्रेशन की स्टोरी, वो फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप वाली स्टोरी है, टॉर्चर वाली स्टोरी है। और जो इनकी जो कहानी है उसके अंदर बहुत सारा हार्ट ब्रेकिंग इनकी और डेथ से भरी हुई, यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली इनकी स्टोरियाँ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल के तौर पर लें, 19th सेंचुरी के अंदर 5 लाख आदिवासी जब वो माइग्रेशन कर रहे थे तो उनको यहाँ पर हलाक कर दिया गया। ठीक है ना। एंड द सॉन्ग बिकम बिलो कैप्चर्स द होप ऑफ माइग्रेंट्स एंड द रियलिटी दे फेस्ड इन असम, यानी जो नीचे सॉन्ग है ये यहाँ पर शो करता है, क्लेरिफाई करता है, ये कैप्चर करता है जो आदिवासी असम के अंदर उन्होंने जो यहाँ पर कंडीशंस फेस की, उनकी उसकी रियलिटी के बारे में और उनके जो होप थी, उनकी उम्मीद थी माइग्रेंट्स की, है ना। तो ये जो ये सॉन्ग आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। कोमी मिनी सॉन्ग क्या है? कोमी मिनी लेट्स गो टू असम, आवर कंट्री हैज़ मच सफरिंग, द कंट्री ऑफ असम ओ मिनी हैज़ टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी, द सरदा सेज वर्क वर्क, यानी ये बोलते हैं कि हमें अपनी कंट्री से हम सफ़र कर रहे हैं, हमें असम जाना है, वहाँ पर जो टी के गार्डन हैं वो फुल ग्रीनरी हैं, यानी वहाँ पर पूरी हरे भरे खेत हैं, गार्डन हैं, और वहाँ पर काम है। ठीक है ना। द बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग देम इन, द साहब सेज आई विल टेक ऑफ द सिकन ऑफ योर ब्लैक, यानी जो बाबूस और जो साहब थे वहाँ पर, जो लैंड लॉर्ड थे वो बोलते थे कि इनको पकड़ो, इनको मारो, और जो साहब थे वो बोलते थे कि इनकी जो सिकन है हम इनको उतार देंगे, चमड़ी धेड़ देंगे। ठीक है ना। हे जदुराम, यू डिसीव्ड अस बाई सेंडिंग अस टू असम। ठीक है ना। इनकी सॉन्ग है और ये जो एक बहुत ही दुख भरी कहानी है आदिवासीज़ की। यहाँ पर देखो आदिवासीज़ के ऊपर अत्याचार जो कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, खासकर जो ब्रिटिशर थे उस वक्त, उनकी जो हुकूमत थी यहाँ पर, तो ये आदिवासीज़ के लिए अच्छी नहीं थी, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये पिक्चर हम देख रहे हैं ये माइनिंग की पिक्चर है, माइनिंग हो रही है यहाँ पर इस एरिया के अंदर, यहाँ पर आदिवासीज़ पहले रहते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉरेस्ट की लैंड जो थी वो उनको क्लियर किया गया, वहाँ वहाँ पर जो टिम्बर थे उनको यहाँ पर काटा गया। और यहाँ पर किस लिए काटा गया कि उस ज़मीन को यहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए लिया जाए, यानी गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, टिम्बर्स को कट डाउन किया गया और इसको इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए लिया गया। आदिवासी जो हैं, आदिवासी अक्सर उन एरिया पे रहते थे, उन एरिया में रहते थे जो एरिया मिनरल्स में रिच थी और अदर नेचुरल रिसोर्स थे उनमें रिच थी, क्योंकि फ्रेश से आदिवासी ही इन्हीं रिच एरिया से आदिवासी अपना जो फूड थी वो हासिल करते थे, लेवलीहुड हासिल करते थे।
अब यहाँ पर क्या होता है, दीज आर टेकन फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ये जो लैंड्स थी इनको माइनिंग के लिए और जो बड़े बड़े जो लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट थे उनके लिए यहाँ पर ले लिया गया इनसे। और जो पावरफुल फोर्सेस थी उन्होंने ट्राइबल लैंड को यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर ले लिया। और बहुत सारे अक्सर ऐसा होता था, बहुत सारे टाइम ऐसा होता था कि इनको फोर्सफुली अपनी ज़मीनों से हाथ धोने पड़ते थे, यानी फोर्सफुली इनसे ज़मीनें छीनी जाती थी। और इनको यहाँ पर कोई जो प्रोसीजर होता था, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल प्रोसीजर, जो कोर्ट जो हमारा लॉ जो बताता था प्रोसीजर, उसको फॉलो नहीं किया जाता था। और विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर दे आर टेकिंग द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स एंड द आदिवासीज अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर। यानी ऑफिशियल फिगर के तहत मोर देन 50% आफ्टर पर्सन, यानी एक ऑफिशियल फिगर के तहत जो गवर्नमेंट की फिगर है, यानी गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसके तहत मोर देन 50% जो लोग माइनिंग और जो दूसरे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होते थे उनकी वजह से जिन लोगों को डिस्प्ले किया गया, यानी डिस्प्लेस किया गया, उनमें ज़्यादातर लोग जो थे, यानी 50% जो लोग थे वो ट्राइबल्स थे। ओके। और एक दूसरी सर्वे जो कहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो आदिवासीज़ के लिए काम करती है, उन्होंने एक सर्वे दी थी। उसमें कहा गया था कि 79% जो लोग हैं वो जो ये स्टेट है नीचे दी गई, यानी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, और इनसे जिन लोगों को डिस्प्लेस किया गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनको डिस्प्लेस किया गया, अपनी जगह से, ओरिजिनल जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया गया, उनमें 79% लोग जो थे वो ट्राइबल थे, वो आदिवासी थे। और उनके जो ह्यूज ट्रैक जो उनके उनकी जो लैंड थी वो वाटर्स के लिए, और जो डैम्स, 100 ऑफ डैम जो उनकी ज़मीनों पे बनाई गई, उनके मतलब पानी के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए इनकी ज़मीनों में। इवन कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, यानी आज़ाद भारत के अंदर इन ट्राइबल्स के साथ ऐसा हुआ। और जो नॉर्थर्न ईस्ट है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है हमारा, इस टाइप जो अगर इंडिया है तो इंडिया का ये जो एरिया है, इस तरफ का जो एरिया है, इस साइड का एरिया, इस साइड का जो एरिया है इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहते हैं। इस एरिया में ज़्यादातर मिलिट्राइज्ड यानी जोन है ये। यहाँ पर हाईली जो हिंदुस्तान की जो यहाँ पर फ़ौज है, यानी आर्मी और दूसरी जितने भी फ़ौज जो यहाँ पर हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, वो यहाँ पर रहती हैं। और इन्होंने अक्सर जो एरिया हैं वो ट्राइबल से लेकर उनके ऊपर यहाँ पर इन्होंने अपने कैंप बनाए हैं। और जो बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्क हैं, यानी 104 जो नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर, जिसके अंदर 40,501 स्क्वायर किलोमीटर, और जो 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो, जिसके अंदर यहाँ पर लगभग 1,18,918 जो स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर एरिया जो आता है, ये सब एरिया जो है ये ट्राइबल्स लोगों से बिलोंग करता है। और ओरिजिनली ट्राइबल को यहाँ से एविकेट किया गया, और यहाँ पर इनको फिर बाद में कहा गया कि ये लोग जो फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल्स रहते थे ओरिजिनली, ये अपने लैंड के ऊपर रहते थे, इनको कहा गया ये लोग इनक्रोचर्स हैं, यानी इन्होंने ज़बरदस्ती गवर्नमेंट की ज़मीन हड़प की है। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ट्राइबल्स जो थे वो ओरिजिनली वहाँ पर रहते थे, वो ओरिजिनली वहाँ के बसनीक थे। तो इस तरह इनके साथ ऐसा हुआ। अब इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ा, ये नहीं, जब ट्राइबल्स को, जो आदिवासी हैं, उनको अपनी जो मेन लैंड है उनसे रिमूव किया गया, तो इसका जो इफेक्ट पड़ा, यानी जब इन्होंने अपनी जो लैंड थी उसको लूज़ किया, और जो इनका एक्सेस टू फ्रेश था उसको लूज़ किया, तो इसका मतलब हुआ कि इनका जो सोर्स ऑफ लेवलीहुड है और जो फूड का सोर्स है इनका, वो इन चीज़ों से हाथ धो बैठे। और फिर क्या हुआ कि having gradually lost access to their regional homes, many आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज़। यानी बहुत सारे आदिवासी जब उन्होंने अपनी जो होम लैंड थी उससे हाथ धोए, तो वो उन्होंने सिटी की तरफ मूव करना पड़ा उनको। जो बड़ी बड़ी जो लार्ज सिटी थी, शहर थे, उनकी तरफ वो मूव हुए, ताकि उनको वहाँ पर काम मिल सके। और फिर उनको इन सिटीज़ के अंदर काम मिला लो वेजेस के ऊपर, यानी कम कम पैसों, कम दाम में उनको काम मिला। कहीं किसी को लोकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम मिला, किसी को कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम मिला, किसी को बिल्डिंग साइट के ऊपर काम मिला। तो इस तरह क्या हुआ कि दे गट कॉट इन साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रिवेशन, यानी पॉवर्टी और डिप्रिवेशन की साइकिल के अंदर ये लोग चले गए बेचारे, जो आदिवासी थे। और 45% जो ट्राइबल ग्रुप से रूरल एरियाज़ के अंदर, और 35% जो ट्राइबल ग्रुप है वो अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी BPL हैं आदिवासी, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन्स ये लोग हैं। और इन एरियाज़ के अंदर डिप्रिवेशन बहुत ज़्यादा है।
और बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं ट्राइबल्स के, वो माल नर्शड हैं, यानी वो उनको वो खाना नहीं मिल पाता है जो एक छोटे बच्चे को जो खाने जिस खाने की ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो माल नर्शड हो गए हैं। और उनकी लिटरेसी जो है वो ट्राइबल्स में वो बहुत ज़्यादा लो है, यानी ट्राइबल जो लिटरली लिटरेसी के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा लो हैं। वो जो बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरह उनके पास लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है और पढ़े लिखे कम हैं। अब यहाँ पर जो एक आदमी है, उसका नाम है गोविंद मीरान। वो कहता है जब उसको यहाँ पर जो उड़ीसा के अंदर एक रिफाइनरी बनी, उस इस रिफाइनरी की वजह से उसको अपने जो उसकी अपनी होमलैंड थी वहाँ से उसको डिस्प्लेस किया गया। तो उसने कहा कि जो आदिवासी हैं जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है, अपनी लैंड से हटाया जाता था, वो जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे वो हाथ धो बैठते हैं। उनकी जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं वो लूज़ कर देते हैं, उनकी जो वे ऑफ लाइफ है वो उससे लूज़ हो जाते हैं, वो उसको खो देते हैं। और उनकी जो फार्मिंग की लैंड है वो लोग इनकी ये ज़मीनें छीन लेते हैं। उनके जो हाउस हैं वो अपने हाउस पीछे छोड़ देते हैं, और उनकी जो क्रीमेशन ग्राउंड्स, टेम्पल्स और वेल और पॉन्ड जो हैं वो छोड़ देते हैं अपने पीछे। तो किस तरह वो लोग, यानी हम ये लोग, आदमी बोलता है, यानी गोविंदा मीरान जो है ये बोलता है कि हम किस तरह ज़िंदा रहेंगे, हाउ विल वी सर्वाइव। ठीक है ना। As you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimension of tribal life। यानी हमने जिस तरह यहाँ पर पढ़ा है कि यहाँ पर जो ट्राइबल की इकोनॉमिक और सोशल जो डायमेंशन है ट्राइबल लाइफ की, उसमें यहाँ पर इंटरकनेक्टेडनेस है। ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन इन वन स्फेयर नेचुरली इम्पैक्ट द अदर, यानी एक एक स्फेयर के अंदर जिस तरह हमने फॉरेस्ट को यहाँ पर क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, तो इसका जो इफेक्ट पड़ा ये उनकी सोशल लाइफ के ऊपर पड़ा। किनकी? ट्राइबल की सोशल लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ा। इसका पूरे का पूरा इफेक्ट ट्राइबल की सोशल लाइफ के ऊपर पड़ा। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट। और अक्सर ऐसा होता है कि इनकी जो प्रोसेस ये है, यानी गवर्नमेंट जब इनको एक जगह से डिस्प्लेस करती है, पोजेशन करती है, यानी उनकी जो ज़मीन है उनका जो कब्ज़ा है उनसे छीनती है, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। तो जो हमने ये टॉपिक ख़त्म किया, जो कल का हमें टॉपिक रहा था, क्योंकि लास्ट पर हमारी छोटी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा कि आज हम इसको ख़त्म करते हैं। अब माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, अब हम पढ़ेंगे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो और उनके अंदर जो उनको जो मार्जिनलाइजेशन फेस करनी पड़ती है उसके बारे में हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब यूनिट फर्स्ट के अंदर जो हमने चीज़ पढ़ी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर कुछ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको यहाँ पर सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। यानी सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन किस किस को? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं, और ये फंडामेंटल पार्ट का हिस्सा है, यानी ये फंडामेंटल राइट है। यानी आर्टिकल जो आई थिंक आर्टिकल 25 से 29 तक जो है ये रिलीजियस 30 तक, बल्कि यानी 25 से 30 तक जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको कुछ सेफ गार्ड्स हैं। आपको क्यों लगता है कि ये जो यानी माइनॉरिटी ग्रुप हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हैं? तो जो माइनॉरिटी की टर्म जो है ना, जो हमारे सामने माइनॉरिटी की टर्म आती है, ये आप जहन नशीन कर लीजिए कि माइनॉरिटी की टर्म का मतलब होता है कि वो ग्रुप, वो कम्युनिटी जो न्यूमेरिकली दूसरे यानी दूसरे ग्रुप से कम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कुछ लोग हैं, कुछ एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी उसका नाम है ए, और एक कम्युनिटी उसका नाम है बी। ठीक है ना, बी। अब जो ए कम्युनिटी है इसमें सिर्फ 50 लोग हैं और बी कम्युनिटी में 100 लोग हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो 50 कम्युनिटी वाले लोग होंगे, जो नंबर जो 50 जिस कम्युनिटी के अंदर 50 नंबर है, तो वो लोग कम होंगे और इसको हम माइनॉरिटी कहेंगे। यानी न्यूमेरिकली जो लोग कम होते हैं रिलेशन में दूसरी पॉपुलेशन से, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में, उसको हम माइनॉरिटी कहते हैं। ओके। हावेवर यहाँ पर जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अगर हम वाइड स्केल पर बात करें तो ये कंसेप्ट बियॉन्ड नंबर्स जाता है। यानी यहाँ पर नंबर्स की बात ही नहीं रहती है, यानी वाइड स्केल में अगर हम बात करें तो नंबर्स की बात ही नहीं रहती है, कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है ना, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी को। यहाँ पर ये होता है कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो इशू ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्स एंड हैज़ सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन, ये चीज़ें भी कभी कभी एक जो ग्रुप को माइनॉरिटी बना देती हैं और दूसरे ग्रुप को यहाँ पर मेजॉरिटी बना देती हैं। ठीक है ना। इशू ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्स, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन। तो हमने जैसा यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिकोगनाइज करती है
ये रिकॉग्नाइज करती है क्या, ये रिकॉग्नाइज करती है कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। यानी जो हमारी सरकार है ना, वो अपने आप को जिस वे में एक्सप्रेस कर रही होती है, उस वे को कभी कभी जो मेजॉरिटी का कल्चर होता है, उनका जो उनका जो लाइफ होता है, उनके उनका जो क्या कहते हैं हम, कस्टम होता है, वो उसको कभी कभी इन्फ्लुएंस कर देता है। ठीक है ना। इस केस के अंदर जो साइज़ है कैन बी डिसएडवांटेजेस टू लीड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज। यानी स्मॉलर कम्युनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन में चली जाती हैं, और जो लार्जर कम्युनिटी हैं वो यहाँ पर उनको एडवांटेज मिलती है। ठीक है ना। और डिसएडवांटेज किनको मिलती है, स्मॉलर कम्युनिटीज़ को। Thus, safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority। यानी यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको यहाँ पर सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाए, किसके अगेंस्ट, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और जो कल्चरली डोमिनेटेड माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट यहाँ पर माइनॉरिटी को यहाँ पर सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके राइट्स को, उनके कल्चर को, उनकी जो कस्टम है उनको यहाँ पर सेफ गार्ड, उनके रिलीजन को, उनके बिलीफ को यहाँ पर सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो मेजॉरिटी के खौफ से, जो मेजॉरिटी यहाँ पर जो कल्चरली डोमिनेटेड हैं, इकोनॉमिकली डोमिनेटेड हैं, उनके खौफ से वो यहाँ पर उनको कुछ प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और वो अपने राइट जो है वो अच्छी तरह एंजॉय कर पाएँ। इसलिए सेफ गार्ड ये है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है माइनॉरिटी का, सॉरी। दे आल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड एडवांटेजेस दैट दे मे फेस। यानी कोई भी यहाँ पर डिसएडवांटेज या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर उनके साथ होती है तो सेफ गार्ड उनको प्रोवाइड किया जाता है कि ताकि वो अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकें। गिवन सर्टन कंडीशन कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी में फील इनसिक्योर अबाउट देयर लिव्स एसेट एंड वेलबींग। यानी यहाँ पर ये भी होता है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो कम्युनिटीज़ अपने आप को माइनॉरिटी तस्वर करती है, वो यहाँ पर उनको डर रहता है, वो इनसिक्योर फील करते हैं उनकी अपनी लाइफ को लेकर, अपने एसेट्स को लेकर, यानी उनके पास जो पैसा होता है, मकान दौलत, इनको लेकर, और जो उनकी वेलबींग होती है उसको लेकर वो यहाँ पर कभी कभी इनसिक्योर फील करते हैं। This sense of insecurity may get accurate if the relation between the majority and minority communities are fraught। यानी अगर minority और majority community की जो relation है वो यहाँ पर equal हो जाएगी, तो यहाँ पर ये जो insecurity की जो condition है, जो scene है, ये यहाँ पर accurate हो सकता है और ये ख़त्म हो सकता है। ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हैं और उसने कमिट किया है कि इंडिया के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कल्चर, यहाँ पर जो डिफरेंट कल्चर के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं। ठीक है ना। इसलिए कल्चरल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए और इक्वलिटी को एज वेल एज जस्टिस को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइड किए गए हैं माइनॉरिटी को। एज यू हैव रीड इन चैप्टर 5 द जुडिशरी judicially play a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights। यानी आपने चैप्टर 5 के अंदर इस तरह पढ़ा कि जुडिशरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है लॉ को अपहोल्ड करने के लिए और फंडामेंटल राइट को स्पेशली यहाँ पर इन्फोर्स करने के लिए। और हर एक सिटीज़न जो है इंडिया का वो कोर्ट के अंदर जा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट यहाँ पर वायलेट हुए हैं, और अगर उसको लगता है यहाँ पर उसके जो फंडामेंटल राइट हैं वो किसी भी स्टेट के, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा यहाँ पर वायलेट किए गए हैं, छीने गए हैं, उनको यहाँ पर उनकी तौहीन की गई है, तो वो कोर्ट में जाकर उनको इन्फोर्स करवा सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मार्जिनलाइजेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। अब हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके कंटेक्स्ट के अंदर हम मार्जिनलाइजेशन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ये बहुत लंबा टॉपिक है, मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन का थोड़ा लंबा टॉपिक। आई थिंक कि हम इसको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो लेक्चर है उसके अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।